नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे 19वीं सदी के भारत में हुए नव जागरण के बारे में। क्या है नव जागरण और उसने कैसे आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास का अध्ययन अ, 3 वर्ग में बांट करके किया जाता है। एक तो प्राचीन भारत, प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। अब ये जो आधुनिक है, ये है क्या? और आधुनिक शब्द से हमारा क्या आशय है? कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? इसके पहले हमें थोड़ी सी चर्चा यूरोप को करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडर्न एज का जो कंसेप्ट है वो यूरोप से ही आया है। यूरोप से यूरोप में 15वीं 16वीं शताब्दी का जो समय था, वो पुनर्जागरण का काल था, रेनेसां। कुछ उसी तरह की चीजें भारत में 19वीं शताब्दी में शुरू होती है, जिसे यहाँ कहा गया नव जागरण। यहाँ पुनर्जागरण में क्या हुआ और नव जागरण में क्या हुआ? कुछ कुछ आप देखेंगे कि पुनर्जागरण ने हमारे नव जागरण को इन्फ्लुएंस किया, उसको प्रेरित किया। कैसे? पुनर्जागरण और पुनर्जागरण के बाद 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक और जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे कहा गया ज्ञानोदय या प्रबोधन। अब ये दो वैचारिक आंदोलन यूरोप में हो चुके थे और यूरोप से एक देश के कुछ व्यापारी भारत में अपना राज स्थापित कर चुके थे। के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इस ब्रिटिश राज्य के काल में आधुनिक शिक्षा की बात हम लोग किए थे 1813 के अधिनियम में, जब 1 लाख रुपए सरकार को ये निर्देश दिया गया था कि 1 लाख रुपए वो भारतीय शिक्षा पे खर्च करेगी। और यही वह दौर था जब अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी विचार या यूरोपीय विचार भारत में आने लगे और भारत की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाने लगे। और ये सब चीजें हो रही थी किसके प्रभाव में? तो यूरोपीय पुनर्जागरण के विचारों के प्रभाव में हो रही। क्या था यूरोपीय पुनर्जागरण या प्रबोधन का विचार? ये हम लोग ध्यान करेंगे थोड़ा सा। मोटे तौर पे अगर हम बात करें प्रबोधन की, तो यहां से 3 चीजें निकलती हैं। एक तो निकलता है स्वतंत्रता, और दूसरा निकलता है समता या समानता, और तीसरा निकलता है भ्रातृत्व या बंधुत्व। पुनर्जागरण से क्या निकला? पुनर्जागरण से निकलता है नई लर्निंग, न्यू लर्निंग, नई शिक्षा और तार्किकता।
अब ये सारे विचार 19वीं शताब्दी के भारत को प्रभावित कर रहे थे। भारत में जो बुद्धिजीवी थे, विशेष करके जिनका नाम आता है, सबसे पहले वो है राजा राम मोहन राय। आपने नाम सुना होगा। और ये नवजागरण होता क्यों है, किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए। यह आंदोलन था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या बुराइयां थी, क्या गड़बड़ियां थी, भारत के लोग समाज के स्तर पे या धर्म के स्तर पे क्या दिक्कतें थी, या शिक्षा दीक्षा के स्तर पे? तो शिक्षा की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे समाज में क्या समस्याएं थी उस समय। और आप देखेंगे कि कुछ कुछ समस्याएं अभी भी वैसी की वैसी ही मौजूद हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यूरोप में जो आंदोलन चला पुनर्जागरण या ज्ञानोदय, और उससे जो चीजें निकल करके आई कि एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो, वहां भी पुरानी यानी मध्यकालीन पद्धति की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें सबको शिक्षा मिलने का नियम नहीं था, कुछ विशेष वर्ग ही शिक्षा प्राप्त करता था। तार्किकता की बात कम होती थी, ज्यादा धार्मिक नियम कानून की ही बात होती थी। अगर धर्म ने कह दिया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वही बात मान ली जाती थी। अगर किसी ने इस बात का वैज्ञानिक ढंग से विरोध किया कि नहीं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। पोप और धर्म का इतना प्रभाव हुआ करता था। और कुछ उसी तरह का प्रभाव भारत में भी मध्यकाल में महसूस किया जाता था। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, और नतीजा ये था कि हम दुनिया भर में जो ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा था, उससे अछूते पड़े थे। और धीरे धीरे हुआ ये कि जो यूरोप अपनी मध्यकालीन जड़ता को समाप्त करके आधुनिक बन गया था, उसने मध्यकालीन समाज व्यवस्था में रहने वाले भारतीयों पर आक्रमण करके धीरे धीरे उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन उन्हीं अंग्रेजों के छोटे प्रयासों से जो आंदोलन शुरू हुआ भारत में, जिसे नवजागरण कहा गया, उसने धीरे धीरे वो अलग जलग जगाई, जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करता है, और लगभग एक तो बड़े प्रभाव का विस्तार होता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना और 1947 में भारत की आजादी। और आज आप देखेंगे कि ढेर सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अंग्रेजों ने ही विकसित की थी। और आज जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं, या जिस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों के काल में ही हुई थी। और अगर हम कहें तो इसके उदाहरण पीछे यूरोप में जाकर के आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे यहाँ बहुत कुछ, हमारी जो पद्धति है राजनीतिक या सामाजिक, उसमें बहुत सारी चीजें इंडिजिनस भी हैं, भारतीय भी हैं, लेकिन कुछ चीजें निश्चित रूप से वहां से ही ली गई हैं, और जो हमें प्रभावित करती हैं। खास करके सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उनमें, न समाज के स्तर पे, न राजनीति के स्तर पे, न आर्थिक स्तर पे। सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको कमाने का, शिक्षा का सबको अधिकार होना चाहिए। सब भ्रातृत्व में रहें, बंधुत्व के साथ रहें। स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए। तो ये सारे जो विचार हैं, ये सब एक एक करके राजा राम मोहन राय अपने ब्रह्म समाज नामक संस्था के जरिए कलकत्ता में
बंगाल में शुरुआत होती है ब्रह्म समाज की। इसके जरिए ये आंदोलन शुरू करते हैं जो धीरे धीरे फैलता जाता है और पूरे देश में प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के माध्यम से या आर्य समाज जो उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब वाले इलाके में फैलता है। धीरे धीरे मिलता जुलता आंदोलन मुस्लिमों में भी ये फैला और भारतीयों के सामाजिक धार्मिक स्थितियों में कई तरह के सुधार लेके आया। एक एक करके इसको देखते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बुराई थी भारतीय समाज की, वो थी सती प्रथा। आज बहुत सारे लोगों को सती प्रथा क्या है इसका जरा भी अंदाजा नहीं होगा। मध्यकालीन भारत में एक ऐसी प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें पति के मरने पर, पति की मृत्यु पर पत्नी को उसी के साथ उसी के साथ जला दिया जाता था। अब आप जरा सोच के देखिए कि कितने मतलब कितनी हैवानियत वाली ये बात है, या आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोच करके कि किसी जिंदा व्यक्ति को किसी मृत व्यक्ति की चिता पर रस्सियों से बांध करके, और जब वो चिल्लाता था तो उस समय इतना बैंड बाजा वगैरह वहां बजा करके उसकी आवाज को, उसके रुदन को दबा करके और उसे जला दिया जाता था। एक तरह की ये हत्या थी जिसको राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों से या लोगों को समझा करके तार्किकता से बता करके कि ये नहीं होना चाहिए, और सरकार को कई सारे एप्लीकेशन दे करके 1829 में एक कानून बनाया गया, सती प्रथा निषेध कानून। और कहा गया कि जो ऐसा करेगा वो सब जाएंगे जेल, उन्हें दंडित किया जाएगा। महत्वपूर्ण कानून है और ये महत्वपूर्ण डेट है 1829। इसके बाद भी इक्का दुक्का घटनाएं छिटपुट होती रही, लेकिन अब जाकर के आप शायद ही सुने होंगे अपने जीवन काल में कि किसी महिला ने सती प्रथा अपनाया हो या अपने पति के साथ सती हो गई हो। ये खत्म हुआ। लड़कियों की शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, बाल विवाह तो था ही। बाल विवाह में अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो वैसी स्थिति में विधवा का जीवन एकदम नारकीय हो जाता था। उस छोटे बच्चे का मृत्यु पर्यंत बहुत ही स्थिति खराब हो जाती थी। एक दूसरे विद्वान जिन्होंने एक दूसरी कुरीति को पकड़ा, जिसमें 19वीं शताब्दी में बाल विवाह जो मध्यकाल से ही चला आ रहा था, बाल विवाह का प्रचलन था। छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी और नतीजा ये होता था कि अगर कोई छोटा बच्चा जो पति के रूप में है, अगर वो मर जाता था किसी कारणवश, बीमारी की वजह से या जो भी, तो उसकी पत्नी जो एक बच्ची है अभी, वो ताउम्र विधवा की जिंदगी जीती थी। जैसा कि हमने देखा कि 1829 में सती प्रथा बंद कर दी गई थी और अब किसी भी बच्ची या बड़ी महिला को जलाया नहीं जा सकता था। तो अब क्या स्थिति थी? अब जो विधवा थी उसको पूरा जीवन वैधव्य में गुजारना होता था, उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके लिए आवाज उठाई और 1856 में जाकर के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
एक महत्वपूर्ण सुधार है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। बेशक ब्रिटिश सरकार ने किया और इसको लेकर के कई सारे जो हिंदू संगठन थे उस समय, या आप कह सकते हैं जो भारतीय संगठन थे, जो इस चीज का विरोध भी किए। और नतीजा ये हुआ कि जब 1857 की महाविद्रोह हुआ 1857 में, ठीक एक साल बाद, तो उसके बाद सरकार ने कानून बना करके भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने से वो परहेज करने लगे कि भारतीय लोग अपने सामाजिक मसलों को अब खुद से ही सॉल्व करें, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो ये नाराज होकर के हमारा विरोध करने लगते। सरकार करीब करीब बैकफुट पे आ गई। लेकिन उसके पहले उसने कई सारे सुधार किए। इसमें एक सुधार और है 1843 का, दास प्रथा समाप्त करना। 1843 दास प्रथा की समाप्ति का कानून। महत्वपूर्ण है ये। कक्षा 8 की एनसीईआरटी आधुनिक भारत से संबंधित तथ्य है। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग, आधुनिक भारत में आधुनिक है क्या? आखिर वो क्या चीजें थी जो बदली? तो सबसे पहली, एक तो शिक्षा व्यवस्था बदली। शिक्षा व्यवस्था के बाद आधुनिक काल में तार्किकता की बात हुई। तार्किकता, वैज्ञानिकता। अब आंख मूंद कर विश्वास करने की बात समाप्त कर दी गई। अब कहा जाने लगा कि अगर कोई चीज आती है आपके सामने, तो आप विचार करेंगे, आप प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। और अगर कोई आपके तार्किकता या वैज्ञानिक बुद्धि से सम्मत नहीं है कोई बात, भले वो हजारों साल से चली आ रही हो, तो उसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत की ये देन थी। आधुनिक भारत में कुछ और चीजें जो सरकार ने विकसित की, वो थी पूरा का पूरा एक ढांचा जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, कि कानून बनाया गया। लिखित कानून, और जो भी इसके बाद विवाद था, उसको इसी लिखित कानून के हिसाब से निर्णय लेने की कोशिश की गई, और इसके लिए न्यायालय का गठन हुआ। आप देखते हैं कि 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और भी कई संस्थाएं आई। धीरे धीरे करके आज जिस संसद को हम देखते हैं, जिस विधायिका को हम देखते हैं, संसद की नींव पड़नी शुरू हुई। संसद की नींव इसी काल में रखी जाने लगी। कहने का मतलब यह है कि कानून बनाने के लिए विधायिका या विधान परिषद की व्यवस्था की जाने लगी। विधायिका की व्यवस्था बहुत आरंभिक स्तर पर दिखाई देता है। 1858 के बाद हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कई ऐसी संस्थाएं जो आधुनिकता को प्रसारित करती हैं, आधुनिक नजरिए से जीवन यापन को चलाने की कोशिश करती हैं,
उन चीजों की नींव 19वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुई। इसके पहले जो व्यवस्था थी वो इसके साथ संसद की नींव के साथ शुरू हुआ लोकतंत्र भारत में। लोकतंत्र जैसी चीज आने लगी, जबकि मध्यकाल में हम पाते हैं कि राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजा ही उसी के भीतर तीनों शक्तियां थी। कौन कौन सी? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यानी एक ही व्यक्ति में हम तीनों महत्वपूर्ण संस्थाओं को समाहित पाते हैं मध्यकाल में। जबकि आधुनिक काल की यह वैचारिकी है कि ये तीनों संस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग रूप से पूर्ण स्वतंत्र होकर के काम करनी चाहिए। जैसे कि कानून बनाने की संस्था अलग होनी चाहिए, कानून से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसके लिए न्यायपालिका एक अलग संगठन होना चाहिए, और शासन चलाने वाली कार्यपालिका एक अलग संगठन होना चाहिए। इस तरीके से आधुनिक काल में सामाजिक स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी, आर्थिक स्तर पे भी, आर्थिक स्तर में कहा गया कि सबको ही काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी लोग सभी तरह के काम कर सकते हैं। धार्मिक मामलों में भी दखल दिया गया और कहा गया कि धर्म व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत मामला है, और सभी धर्म एक दूसरे के साथ आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल करके रहने चाहिए। सभी तरह के अलग अलग विभिन्न धर्म के मतावलंबी जो है, कोई एक दूसरे के साथ धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़े न करे। ये आधुनिकता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे हुई, और आज 20वीं के बाद हम लोग 21वीं शताब्दी में है, और हम इन संस्थाओं के चरम स्वरूप को देख रहे हैं आज भारत में। भारत में सबको शिक्षा प्राप्त करने की, नौकरी करने की आजादी है, कोई कहीं तक भी जा सकता है, काम कर सकता है, कितना भी अपना स्तर आर्थिक रूप से ऊंचा कर सकता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, किसी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का जातिगत कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इस पर रोक लगा हुआ है, कानून बनाकर रोक लगाया गया है। हमारे संसद में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है। न्यायपालिका एक अलग स्वतंत्र संस्था है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, वो सब अलग अलग है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो आधुनिक काल का जो वैचारिकी है, जो ढांचा है, जो संस्थाएं हैं शिक्षा की या राजनीति की, वो सब संस्थाएं भारत में एक एक करके विकसित हुई, और आज अपने विकसित रूप में सब संस्थाएं वर्किंग है, काम कर रही हैं। और अभी हाल हाल में जो कल परसों का जो 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, आपने देखा कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो जवाबदेह है, न केवल संसद के प्रति बल्कि जनता के प्रति भी। और जनता अगर कोई इच्छा उसकी है तो वो अभिव्यक्त कर सकती है, विरोध प्रदर्शन कर सकती है सरकार के अगेंस्ट, और अपनी बात रख सकती है, और सरकार को लगता है कि हाँ उसकी बात सही है तो सरकार उसके अनुसार काम भी करती है। इस तरीके से ये बातें हैं नवजागरण के बारे में। संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं शिक्षा के बारे में। 19वीं शताब्दी 1813 आपको हमने पीछे बताया था। कि 1813 में के अधिनियम में यह कानून बनाया गया कि 1 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार शिक्षा पर।
लेकिन वो किस तरह की शिक्षा पे खर्च करेगी, ये तय करने में उसे 20 साल लग गए। 20 वर्ष वो तय नहीं कर पाई कि किस तरह की शिक्षा में हम खर्च करें, और 1833 में आकर के यह विवाद सॉल्व हुआ। दरअसल शिक्षा पर खर्च करने के लिए उसके पास दो तरह की चुनौतियां थी। या तो वो भारत की स्थानीय शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करे, या अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च करे। ये तय नहीं कर पा रहे। और 1833 में जाकर के ये क्लियर हुआ कि नहीं, जो 1 लाख रुपए है वो अंग्रेजी शिक्षा पे ही खर्च होगा। और आगे जाकर के ये भी तय किया गया कि जो लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होंगे उन्हें ही सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके पहले किस भाषा के जानकार सरकारी नौकरी में जाते थे, याद करिए, मध्यकाल में। तो मध्यकाल की जो राजकीय भाषा थी, या जो सरकार की नौकरी में जो लोग जाते थे, उनको जानना कौन सा भाषा अनिवार्य था? फारसी। और आधुनिक काल में क्या अनिवार्य कर दिया गया, फारसी को हटा करके अंग्रेजी। और तब से लेकर के आज तक, आज भी अंग्रेजी का दबदबा खास करके जो ऊंचे पद हैं वैसा का वैसा ही बना हुआ है। हालांकि जो छोटे पद हैं वहां पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के लोग भी लिए जाते हैं, लेकिन जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनको अंग्रेजी जानना या अंग्रेजी का ज्ञान होना मस्ट है, अनिवार्य है। इसी समय, या हम कहें कि 19वीं शताब्दी के पहले कुछ सरकारी प्रयासों से, जैसे कलकत्ता मदरसा मदरसा खोला गया वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया। और अंग्रेज अधिकारियों को जो वहां से आ रहे थे भारत में, उनको शिक्षित करने के लिए 1800 में कलकत्ता में एक कॉलेज खोला गया, फोर्ट विलियम कॉलेज। ध्यान रखेंगे। जिसमें संस्कृत के विद्वानों को या अरबी फारसी के विद्वानों को भी बुलाया गया कि भारतीय संस्कृति के बारे में जब अधिकारी जानेंगे तो वो ठीक से प्रशासन कर पाएंगे। इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और बाद में इसी की तरह का एक कॉलेज इंग्लैंड में खोला गया, हेलीबेरी में, जहां भारत की संस्कृति के बारे में शिक्षित करके वहीं से शिक्षित करके यहाँ भेजा जाने लगा पदाधिकारियों को। तो ये बातें आधुनिक शिक्षा के बारे में है। और भी हम लोग आगे चल करके जब बात करेंगे कि भारत में विश्वविद्यालय कब शुरू किए गए और तमाम आयोगों का गठन किया गया। 1854 में वुड्स डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया ट्रिकल डाउन थियरी, यानी सरकार कुछ लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देगी और वो जो शिक्षित लोग हैं, जैसे पानी की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है, वैसे ही वो अपने शिक्षित होकर के अपने भाइयों को जो उनसे पीछे रह गए हैं उनको शिक्षित करेंगे।
ऐसी सरकार की मंशा थी। सबको शिक्षित करने का भार नहीं उठा सकती थी, तो उसने कहा कि हम कुछ सीमित लोगों को शिक्षा देंगे। स्कूल वगैरह खोले गए, तमाम प्रावधान बनाए गए एक-एक करके। शिक्षा पर हम लोग और बड़ी कक्षा में और ज़्यादा बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखेंगे आप, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। धन्यवाद।